ये है प्रिज्म। ऐसे मान लो ये मेरे पास दो रेक्टेंगुलर स्लैब हैं, एक ये, तो ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्या है ये, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे इंक्लाइंड हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है इसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलेंगे इसे? एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। और ये हो गया मेरा वेज शेप्ड पोर्शन, ठीक। तो आपको यहां से सामने से कैसी शेप दिखाई दे रही है, साइड इसका फ्रंट व्यू ट्राइंगल, तो मींस ट्राइंगल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिज्म, ठीक है। और ये वाला एंगल हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये क्या हमारा, दीज टू सरफेसेस आर रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये दोनों सरफेस कैसी है हमारी? रिफ्रैक्टिंग। अब देखिए समझो, बस खत्म हो गया प्रिज्म। सुनो, कहां गया, क्या कह रहा, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, आपने खत्म कर दिया। ये लीजिए, ये है बेटा हमारा प्रिज्म, ठीक है। तो मीन दिस इज द साइड व्यू, वो दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज द फ्रंट व्यू। तो इन दोनों सरफेस का नाम क्या है? इस वाली सरफेस को कहते हैं हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसे थोड़ा डीप में समझाऊंगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग, उतना भी डीप में नहीं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक। अब व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज टू बी इंसिडेंट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस, on this surface, this is the ray of light which is to be incident on the first refracting surface. So at the point of incidence, first of all draw the perpendicular, यानी कि normal, ठीक है। And because the ray is moving from rarer medium to denser medium, that's why the ray is to be deviated towards the normal. And let's consider this is the refracted ray after the refraction, एक एक पॉइंट समझते जाना इसमें। And now again this refracted ray is to be incident on the second refracting surface, and because the ray is moving from denser medium to rarer medium, and this ray is to be emerging out, ये आ गई हमारे पास। तो ये इमरजेंट है, और बेटा ये क्या हमारे पास, ये दोनों नॉर्मल हैं, दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल, और ये कौन सा है हमारा? सेकंड नॉर्मल, ये है सेकंड नॉर्मल। पहले वाला भी बन गया, चलिए कोई बात नहीं, ये है सेकंड नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल, ठीक है। तो इसे बिकॉज ऑल द एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल, सो लेट दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस वन टू बी टेकन एज R1, ये हमेशा क्या माना जाएगा? R1, ठीक। और इसको हमेशा हम मान के चलते हैं फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, इसको मान के चलते हैं हम R2, इसको क्या मान के चलेंगे हम? R2। एंड दिस एंगल बाय विच द रेज टू बी इमर्जिंग आउट, इसे कहते हैं इमरजेंट एंगल। क्या बोलेंगे इसे? इमरजेंट एंगल। या इसे कह दो I, इसे कह दो I1, इसे कह दो I2, इसे क्या कह दीजिए? I1, इसे क्या दीजिए? I2। मान लेते हैं हम ये I2 है बेटे, और इसको क्या मैंने मान लिया? I1। अब सुनो यहां पर ध्यान से, ये क्या है हमारा? एंगल ऑफ प्रिज्म, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब समझो मेरी बात को, यदि ये मीडियम नहीं होता, दिस इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम, यदि ये मीडियम नहीं होता तो क्या होता? दिस रे टेंड्स टू मूव विदाउट एनी डिविएशन, तो ये बेटा ये रे सीधी चली जाती। इफ नो मीडियम इज प्रेजेंट, ये आ गई हमारे पास रे, कौन सी रे है ये? इंसिडेंट रे। एंड बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, फाइनली रे इज टू बी इमर्जिंग आउट, है ना। तो यानी कि ये जो फाइनल रे है वो क्या हो रही है हमारी? दिस इज डिविएटेड, क्या हो रही है? डिविएटेड विद अबे क्या घुस गया? डिविएटेड विद रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट, प्रीवियस। हाउ मच डिविएशन टू बी टेक्स प्लेस, तो क्या होगा यहां से? इस रे को हम पीछे की तरफ बढ़ा दें, भाई ये रे इंसिडेंस है, और ये कौन सी है हमारी? इमर्जिंग, तो यही तो डिविएट हो रही है, तो किसके रेस्पेक्ट में? इंसिडेंट के रेस्पेक्ट में।
इसने इसको कितना डिविएट कर दिया, इतना डिविएट कर दिया, तो ये क्या है हमारा, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, इसे कहते हैं हम डेल। क्या बोलेंगे इसे, डेल। गेटिंग माई पॉइंट? अरे आया समझ में नहीं आया? ये क्या है हमारा, डेल। ठीक है, अब समझो जरा यहां पर, यदि हम इन दोनों को पीछे बढ़ा रहे हैं, इसको भी पीछे बढ़ा दिया और इसको भी पीछे बढ़ा दिया, नाउ लेट इट इंटरसेक्ट एट दिस पोजीशन। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, ये कोई जरूरी नहीं है परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करें, ये मैंने कहा एंगल थीटा है, ये क्या है हमारा एंगल थीटा, कुछ भी मान लो। ठीक, अब देखिए एनालिसिस, तो सबसे पहला रिलेशन आता है हमारा रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और फिर दूसरा आएगा कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन। दो चीजें कैलकुलेट करनी है। तो देखो बेटा, सबसे पहले ये बताइए, ये हमारे पास, मैंने कहा ये हमारे पास R1 है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये टोटल एंगल I1 है। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक समझना ध्यान से, ये पूरा एंगल कितना है, I1। यदि ये I1 है और ये R1 है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना बचा, ये हो गया I1 माइनस R1, I1 माइनस R1। ठीक, सिमिलरली, नहीं है बस में, सिमिलरली ये I2 है, तो बेटा ये पूरा एंगल I2 होगा, तो ये वाला एंगल कितना बचा मेरे पास, ये आ गया मेरे पास I2 माइनस R2। ठीक, एंड बाय द प्रॉपर्टी सम ऑफ इंटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल टू एक्सटीरियर। तो हम क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस ऑफ R1 प्लस I2 माइनस R2 इज इक्वल टू डेल। ये हो गया वैल्यू। यदि मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस गिवन है, तो क्या आप डेल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। तो डेल इज इक्वल टू क्या होगा, डेल इज इक्वल टू होगा सम ऑफ, हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि डेल इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस सम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस सम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके तुच्छ से एग्जाम में, मतलब बेहतरीन वाले एग्जाम में पूछा गया है एक बार, तो मतलब मेडिकल में, नॉट नीट में। ठीक है, आरपीएमटी वगैरह में। तो क्या आएगा, डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ठीक, अब देखो जरा बच्चों, यहां से ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये एंगल यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने, इधर देखो भाई, बाद में नोट करना, ये 90, ये 90 और ये थीटा। तो सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 360। तो 90 प्लस 90 180 और प्लस थीटा प्लस ए इज इक्वल टू, अरे ए प्लस थीटा प्लस 180 इज इक्वल टू 360। ठीक है, 90 प्लस 90 180, तो क्या बचा, बोलो, ए प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। अब बताओ जरा, यहां पर ये क्या है मेरे पास, थीटा, R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। R1 रटना नहीं है, R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। तो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस ऑफ R1 और प्लस R2। ठीक है, यहां वैल्यू पुट कर दो, तो A प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 से 180 कैंसिल। तो बेटा आ गया एक और रिलेशन, एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 प्लस R2। अरे आया, तो ये आ गया A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो क्या आ जाएगा यहां पर, डेल कैन बी रिटन एज, नहीं पीछे भी मिल जाएंगे 10-10 रुपए, कोई बात नहीं है, माइनस A। तो दिस इज द रिलेशन, या हम क्या कह सकते हैं, A प्लस डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्लियर? तो सबसे पहला फार्मूला आपको ये एनालिसिस क्लियर होनी चाहिए, इसे रटने की कोई जरूरत नहीं थी, सिंपल एक एनालिसिस थी बाय द ज्योमेट्री, बाय अप्लाइंग द ज्योमेट्री। ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स, एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स।
नंबर फर्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस. नंबर सेकंड, material of the prism, material of the prism. नंबर थर्ड, मटेरियल का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो मटेरियल ऑफ द प्रिज्म ब्रैकेट में कर लेना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नंबर थर्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. एंड फोर्थ वन इज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि वो थिन प्रिज्म है या थिक प्रिज्म है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कैसा है, एंगल ऑफ प्रिज्म. तो ये बेटा पूछा गया क्वेश्चन एक बार कि व्हाट आर द फैक्टर्स, विच फैक्टर इज नॉट करेक्ट. ठीक है, तो इनमें से ये पता होना चाहिए किसके ऊपर डिपेंड करता है और रटने की जरूरत नहीं है. बोलो अभी अभी हमने क्या लिखवाया था, डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए. तो बेटा जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा, तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, चौथा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म. हो गया वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, कि हम रेड कलर की लाइट यूज कर रहे हैं मोनोक्रोमेटिक, येलो कलर की लाइट यूज कर रहे हैं, क्यों, ईच कलर हैव आल्सो अ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ईच कलर, अरे बेटा मैंने बताया था कलर की वेवलेंथ भी होती है और वेवलेंथ का रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से होता है. इसका मतलब कौन सी इक्वेशन बताई थी, कॉचीज रिलेशन बताया था, याद रखा करो सारी चीजें. तो ईच कलर हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ एज वेल एज डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, so these are the parameter and you have to memorize all the parameters. अब लिखिएगा नेक्स्ट, लिखे प्रिज्म फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला. यानी कि देखिए अब सुनो, प्रिज्म फार्मूला क्या है बेसिकली, कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो मिनिमम डिविएशन कब शो करेगा, मतलब फॉर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम डिविएशन दैट इज रिलेटेड, तो वो क्या है हमारा प्रिज्म फार्मूला. तो अब समझो जरा ध्यान से, जो हमारा प्रिज्म फार्मूला है उसे बता रहा हूं मैं, प्रिज्म फॉर्मूला. लगाना सीखना हर चीज को, सबको याद रहता है, लगाना नहीं आता किस बहुतों को. ठीक है, प्रिज्म फार्मूला. तो ये कब अप्लाई करेंगे हम, जब हमसे पूछा जाए व्हाट शुड बी द मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन, है ना. तो अब बताइए, यदि हमारे पास क्या नाम है, सुनो ये है एंड दिस इज द रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ इंसिडेंस एंड दिस रे इज टू बी डिविएटेड, हमने मान लिया ये है, ऐसे आ रही है. ठीक है, तो बिकॉज द रे इज मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये आई और ये क्या है हमारे पास आर, ऐसे R1 R2 जाएगा, वो सब वही है पहले वाला केस. यहां पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो बिकॉज द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, तो बाय अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, स्नेल्स लॉ. ये भी सीख लेना चाहिए कि यदि बाई चांस भूल जाए तो कैसे करेंगे. स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, बिकॉज द रे इज मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, दैट्स वाई 1 म्यू 2, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, हम म्यू, यही क्या होगा मेरा म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी कि डेंसर विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट. अब देखो जरा, फॉर मिनिमम डिविएशन, ये मिनिमम डिविएशन क्या होगा बेटे, फॉर मिनिमम डेविएशन दिस इज द कंडीशन, I1 मस्ट बी इक्वल टू I2, कॉमा R1 इज इक्वल टू R2, इन दैट केस डेल इज इक्वल टू डेल M, इन दैट केस डेल इज इक्वल टू डेल M. यदि I1 की वैल्यू I2 के बराबर है, R1 की वैल्यू R2 के इक्वल है, तभी क्या होगा हमारा, डेल इज इक्वल टू डेल M. ठीक, मिनिमम डिविएशन की एक कंडीशन है, फॉर मिनिमम डिविएशन, ये याद रखेंगे आप लोग. अब हमारे पास क्या था कि डेल इज इक्वल टू, बोलो डेल इज इक्वल टू I1 प्लस और माइनस ए, तो दैट मीन्स एंड फॉर मिनिमम डिविएशन I1 ये हो जाएगा 2I, अरे I1 प्लस I2, I1 इज इक्वल टू I2, तो दैट इज 2I, दैट इज 2I इज इक्वल टू डेल प्लस ए, इसको इधर ले आए,
और इस डेल को क्या लिख दिया मैंने, डेल एम। ये डेल क्या हो जाएगा, डेल एम हो जाएगा, क्योंकि I1 इज इक्वल टू I2। तो बेटा जी I की वैल्यू क्या आ गई, डेल एम प्लस ए अपॉन टू, अपॉन टू। क्या हो गया, पूरा 2 है, सही तो लिखा है। और R1 प्लस R2, तो बताओ A इज इक्वल टू क्या था, सिंस A इज इक्वल टू R1 प्लस, अरे सही लिखा है ना, कहीं गलती तो नहीं करा, हाँ ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा, गलती तुम्हारी है, मेरी कुछ नहीं है। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2। अरे R1 मस्ट बी इक्वल टू R2, तो R1 प्लस R2 यानी कि 2R, दैट इज इक्वल टू A, तो R इज इक्वल टू A/2। सो दैट्स आई पुट इन दिस इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन में यदि हमने किया तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, साइन इन प्लेस ऑफ I A प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन A/2। दिस इज द प्रिज्म फार्मूला।